नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं आर.के. सिंह, आपका अपना फिजिक्स टीचर। तो आइए आज की क्लास में गुरुत्वाकर्षण के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। पिछली दो क्लास आपकी हम गुरुत्वाकर्षण पर ले चुके हैं, जिसमें मैंने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम को बताया था, उस पर सवाल किए थे। गुरुत्वीय त्वरण पर बातें की थी, उन पर भी सवाल किए थे। और उसी के आगे जो है गुरुत्वीय त्वरण में वेरिएशंस पर जो है कुछ केसेस मैंने पिछली क्लास में कराया था। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए एक लास्ट केस और बनता है, उस केस को समझते हैं कि कैसे जो है हमारा गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है चेंज होगा, बदलेगा। ठीक है, तो वो केस था पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ द अर्थ रोटेशन। तो इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन की बात करेंगे हम लोग। इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण पर पृथ्वी के घूर्णन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पृथ्वी अपनी अक्ष के चारों ओर जो है घूमती है, 24 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाती है। हालांकि ये सन के भी चारों ओर घूमती है, 365 दिन में पूरा एक चक्कर लगाती है। लेकिन यहाँ पर हम लोग इसके अक्ष के अबाउट घूमने वाला प्रभाव की बात करने वाले हैं। तो क्या होगा ये प्रभाव जी के मान पर, है ना। इसके सतह पर जी का मान 9.8 होता है ना। तो ये पृथ्वी के घूमने की वजह से किस प्रकार से इफेक्टेड होगा उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इसको। मान लेते हैं कि पृथ्वी हमारी जो है एक संपूर्ण गोला है और एक समान द्रव्यमान हर जगह पर फैला हुआ है, यानी कि यूनिफॉर्म स्फेयर मान के चलेंगे। तो यूनिफॉर्म स्फेयर है ये, ठीक, ये हमने माना हुआ है। तो ये है हमारी वो पृथ्वी जो कि एक गोला है, ये इसका केंद्र है और ये पोल वाली एक्सिस है। इसी के चारों ओर जो है ये पृथ्वी हमारी घूमती है किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, कोणीय वेग ओमेगा से। ठीक, इसका कोणीय वेग ओमेगा कितना है वो भी आपको पता है। तो कोणीय वेग पृथ्वी के घूमने का कोणीय चाल जो है ओमेगा हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये होता है 2 पाई बाई टी, और टी क्या है, टाइम पीरियड। ठीक है ना, 2 पाई, एक पूरा चक्कर लगाने में 2 पाई का एंगल, 360 डिग्री का एंगल ये घूमा होगा। तो कितने समय में घूमा है, 24 आवर में, तो 24 घंटे में। तो कोण में आप समय से डिवाइड कर दोगे तो इसका कोणीय चाल आ जाएगा। तो 24 आवर, इसे सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप 60 इंटू 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड में आ जाएगा। ठीक, तो इसकी यूनिट जो होगी रेडियन पर सेकंड। अब ये जो भी मान आएगा आप देख रहे हो कि ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू है। ठीक, तो इट इज ए वेरी स्मॉल, ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू है। इसी से जो है ये पृथ्वी हमारी पोल के चारों ओर जो है घूमती है। ठीक, वेस्ट से ईस्ट के सेंस में घूमती है, पश्चिम से पूरब के सेंस में जो है ये हमारी पृथ्वी का रोटेशन होता है। ठीक, और केंद्र से ये वाली जो लाइन होती है इसे हम इक्वेटर बोलते हैं। ठीक, इसे इक्वेटर लाइन बोला जाता है। और ओमेगा से पोल के अबाउट ये पोल वाली एक्सिस कहलाती है। इसी के चारों ओर जो है ये पृथ्वी घूम रही है। ठीक, अब चलिए इसके सतह पर जो है कोई एक पॉइंट है यहां पर, जिसको अगर हम केंद्र से मिला दें तो इक्वेटर वाली लाइन से जो एंगल बनाता है उसे लैम्डा से हम लोग दिखाते हैं। और इस लैम्डा को हम लोग जो है ज्योग्राफी की भाषा में बोलते हैं लैटिट्यूड। इसे हम लैटिट्यूड बोलते हैं। ठीक, इस टर्म को याद रखिएगा। तो लैटिट्यूड क्या है, एक प्रकार का एंगल है। कैसा एंगल है, इक्वेटर की लाइन से रेडियल लाइन के बीच का एंगल। ठीक, तो सतह पर कोई एक पॉइंट हमने ये डॉट पॉइंट दिखाया है, उसको जो है केंद्र से मिला दिया है तो ये रेडियल लाइन हो गई है ना।
त्रिज्यीय रेखा हो गई है। अब इसी का जो है इक्वेटर से जो एंगल बन रहा है उसे हम लैम्डा बोल रहे हैं, जिसे लैटिट्यूड बोला जाता है। ठीक, अब इसी पॉइंट पर जो है हमें गुरुत्वीय त्वरण का मान बताना है। तो चलिए मान लिया कि यहां पर एक छोटा सा मास, पॉइंट मास है, स्मॉल m ले आकर के रख देते हैं। पृथ्वी का जो मास है वो me है, अर्थ का मास जो है me है, और चूंकि अर्थ हमारा एक यूनिफॉर्म गोला है तो अर्थ के पूरे मास को, ये जो me का मास है वो अर्थ में हर जगह पर फैला है, तो इसके पूरे मास को हम इसके केंद्र पर जो है पॉइंट मास मान लेंगे। तो एक पॉइंट मास ये हुआ और दूसरा पॉइंट मास ये हो गया। अब इसी पॉइंट मास के ऊपर लगने वाला हमें फोर्स चाहिए। अगर हम लोग वो फोर्स निकाल लें तो न्यूटन के सेकंड लॉ को लगा करके F बराबर ma जो होता है लगा करके हम लोग जो है त्वरण का मान यहां पर प्राप्त कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा जो टारगेट है वो टारगेट यही है कि इस पॉइंट मास के ऊपर लगने वाला फोर्स। ठीक, तो एक चीज यहां पर हमें यह देखने वाली बात है कि हम इस पॉइंट मास के ऊपर जो फोर्स निकालने जा रहे हैं वो फोर्स किसके सापेक्ष निकालने जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्वर भी इसी अर्थ के ऊपर ही बैठ करके जो है इस पर लगने वाला फोर्स देख रहा होगा। यानी जो भी ऑब्जर्वेशन हो रहा है वो अर्थ के ऊपर से ही हो रहा है। अर्थ के इस सरफेस पर जो है पॉइंट मास m रखा है, उसे देखने वाला बंदा जो है वो भी अर्थ पर ही है। यानी ऑब्जर्वेशन कहां से हो रहा है, अर्थ के ऊपर से हो रहा है। और अर्थ एक रोटेटिंग फ्रेम है ना, ये एक रोटेट करने वाली जगह है जहां पर से ऑब्जर्वर बैठ करके ऑब्जर्वेशन ले रहा है। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जब भी हम कोई भी ऑब्जर्वेशन किसी रोटेटिंग फ्रेम से लेते हैं तो वहां पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। हिंदी में से अपकेंद्रीय नाम से आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो एक अपकेंद्रीय बल लगता है। ठीक है ना। अब ये कितना होता है, किधर लगता है, ये सब आपको अगर पता है तो उस फोर्स को हम यहां पर दिखा सकते हैं। ठीक, तो यहां पर चूंकि ऑब्जर्वेशन रोटेटिंग फ्रेम में से हो रहा है तो हमारे इस पार्टिकल के ऊपर जो है वो अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है लग रहा होगा। और दूसरा फोर्स तो ग्रेविटेशनल वाला फोर्स जो न्यूटन ने बताया था, G(m1m2r²), मतलब पृथ्वी के मास की वजह से, पृथ्वी का मास me इसके केंद्र पर है तो इसकी वजह से भी इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा। यानी हमारे इस पार्टिकल के ऊपर जो है दो बल लग रहे होंगे, एक जो है अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और दूसरा जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण वाला बल। तो दो फोर्स इसके ऊपर लग रहे होंगे, उन दोनों का जो परिणामी होगा वही नेट फोर्स होगा। तो हमें उसी नेट फोर्स को निकालना है, और एक बार अगर वो नेट फोर्स निकल गया तो फिर उसके बाद तो आसान है, F बराबर ma करते हैं हम लोग और यहां से सॉल्व करके आप a का मान निकाल सकते हो। a मतलब त्वरण। तो आइए उन फोर्सेस को दिखाते हैं। पहला फोर्स जो आप आसानी से दिखा दोगे वो तो है ग्रेविटेशनल वाला फोर्स। अर्थ के मास me और पॉइंट मास m के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, इनको मिलाने वाली लाइन के लॉन्ग लगेगा, अट्रैक्शन का होता है, तो ये सेंटर की तरफ आ गया। ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है, Fg मान लिया। ठीक, इसका मान जो है अगर लिखना चाहो तो Fg का जो मान होगा G(m1 × m2r² होता है, तो उसी से me × m अपॉन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमारे अर्थ की रेडियस के बराबर है, तो वो re मान लिया, का स्क्वायर हो गया। ठीक, ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। और दूसरा फोर्स जो होगा इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक, तो अगर ध्यान से देखिए तो ये हमारा जो पॉइंट मास है वो भी अर्थ के साथ ही साथ जो है इसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा होगा और एक वृत्त के ऊपर घूम रहा होगा जिसका केंद्र जो है ये होगा। और ऐसा कोई एक सर्कल अगर हम बना दें तो वो इसी सर्कल के ऊपर ही चल रहा होगा। हमारा ये जो पार्टिकल है पृथ्वी के साथ साथ जो है इस वाले जो ब्लैक का एक सर्कल बनाया हुआ है, इसी सर्कल वृत्त के ऊपर उसी ओमेगा से घूम रहा होगा। जिस एंगुलर स्पीड से ये पृथ्वी घूम रही है, सेम उसी एंगुलर स्पीड से जो है ये हमारा पार्टिकल भी अर्थ के साथ साथ जो है इस सर्कल के ऊपर घूम रहा होगा जिसका केंद्र जो है C है। ठीक,
और इसकी त्रिज्या जो है अगर हम मान ले स्मॉल आर है, तो आप ये स्मॉल आर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इस राइट एंगल ट्रायंगल से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये जो स्मॉल आर है, आप ध्यान से देखें, ये लैम्डा है तो ये भी क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। जो कोण ये बनेगा वही कोण ये वाला बनेगा। ठीक है ना, तो ये हमारी त्रिज्या आर ई थी, तो इसका एक कंपोनेंट यहां पर आ जाएगा आर ई कॉस लैम्डा के बराबर। तो स्मॉल आर का मान जो है आर ई कॉस लैम्डा आ गया। यानी इस त्रिज्या के सर्कल के ऊपर जो है ये पार्टिकल घूम रहा होगा, और जो अपकेंद्रीय बल होता है वो इसी के सर्कल के सेंटर से बाहर की तरफ लगता है। ठीक, तो सेंटर से बाहर की तरफ मतलब इधर की ओर लगेगा, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल रहे हैं। मान लिया वो एफ सी के बराबर है, तो एफ सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, और इसका जो मान होता है वो भी आप जानते हो, एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है। तो पार्टिकल का मास जो घूम रहा है वो लेना है, और उसके सर्कल की रेडियस लेना। जिस सर्कल में ये घूम रहा था वो सर्कल की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है, तो एम स्मॉल आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, जिससे घूम रहा है वो। ठीक, तो ये हमारे सेंट्रीफ्यूगल का मान है। ठीक, तो बेसिकली ये दो बल लगे, ये वाला और ये वाला, और इन्हीं दोनों का जो परिणामी होगा वो परिणामी बल नेट फोर्स कहलाएगा, और वो कुछ इधर की ओर आएगा इनके बीच में ऐसे। ये हमारा नेट फोर्स होगा। ठीक, आप अगर ध्यान से देखें तो ये ओमेगा की वैल्यू बहुत स्मॉल यहां मैंने लिखाया है, मतलब कि ये वाला जो बल है इस वाले बल के कंपैरिजन में बहुत कम है। यानी कि एफसी का जो मान है एफ जी के सापेक्ष बहुत छोटा फोर्स होगा ये, इसीलिए इन दोनों बल का जो परिणाम होगा वो इस वाले बल के काफी पास से गुजरेगा। यानी कि सेंटर से तो पास नहीं होगा, लेकिन सेंटर से थोड़ा सा दूर से पास होगा। तो ये नेट फोर्स हो गया, इसी नेट फोर्स को हमें निकालना है। ठीक, तो जब इन दोनों का रिजल्टेंट हम निकाल करके देखेंगे तो वो आप मैथमेटिकली अप्रोक्सीमेशन के साथ में जो आता है वो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। तो नेट फोर्स बराबर जो आएगा, दिस इज इक्वल टू, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट है, ध्यान दीजिएगा, अप्रोक्सीमेशन लगा करके हम लोग रिजल्ट लिखने चल रहे हैं, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू बहुत कम है। तो जहां पर ओमेगा के हायर ऑर्डर वाले टर्म्स आएंगे हम उसे इग्नोर कर सकते हैं। तो वो इग्नोरेंस वगैरह करने के बाद फाइनली जो हमारा नेट रिजल्टेंट फोर्स आएगा, ठीक है ना, इस वाले बल और इस वाले बल का रिजल्टेंट, वैसे आप देखो तो यहां से आपको दिख भी रहा है वेक्टर आप लगा करके। आप देखिए ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस लैम्डा। ठीक, ये एंगल अगर लैम्डा है तो ये एंगल कितना बन गया, 180 माइनस लैम्डा, पाई माइनस लैम्डा बनेगा। कैसे बना, आप यहां से इसको आगे बढ़ा दो तो जो कोण ये है वही कोण ये बनेगा। तो ये पूरा 180 होता है, उसमें से लैम्डा हटा दोगे तो ये कितना बन गया, पाई माइनस लैम्डा। तो अब ये वाला बल और ये एफ जी वाला बल, जिनके बीच का कोण जो है 180 माइनस लैम्डा है, तो आप वेक्टर में पैरेललोग्राम रूल पढ़ते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के फार्मूले से। तो ये आ जाएगा एफ जी स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ जी इंटू एफ सी इंटू कॉस लैम्डा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। ये एफ जी और एफ सी ये सब कॉस 180 माइनस लैम्डा यहां रखना है, दोनों के बीच का कोण 180 माइनस लैम्डा है। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है। तो एफ जी और एफ सी का मान जब रख करके इसको हम सॉल्व करेंगे, है ना, तो ये लगभग जो है अप्रोक्सीमेशन के साथ में जो वैल्यू आती है वो मैं यहां पर लिख रहा हूं। तो दिस इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ g माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा के बराबर आता है। ठीक, ये नेट फोर्स का मान है। ठीक, इसे आपको याद करके चलना है। ठीक, कैलकुलेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इसको बस ये वैल्यूज रख करके सॉल्व करनी है।
हमने सारी चीजें आपको बता दी हैं। अब बस आपका काम जो है इस फार्मूले, इस रिजल्ट में जहां एफ जी है उसकी जगह पर ये रख दीजिएगा, और जहां एफ सी है उसकी जगह पर ये रख दीजिएगा, और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यू आती है इसको सॉल्व करने के बाद वो इसके बराबर आती है। ठीक, तो m टाइम्स ऑफ g माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। तो ये आ गया हमारा नेट बल। अलग से यहां पर देखिए, तो जो नेट फोर्स आया ये आया m टाइम्स ऑफ g माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। और इसी को जो है अब हम लोग न्यूटन के सेकंड लॉ से F बराबर ma हम पढ़ करके आए हैं, तो उसमें रख दें, तो दिस इज इक्वल टू m इंटू ए। इसको हम A इफेक्टिव चलिए लिख रहे हैं, या G इफेक्टिव लिख लीजिए, इसे हम G इफेक्टिव लिख दे रहे हैं। त्वरण को हम G इफेक्टिव से डिनोट कर रहे हैं। ठीक, तो ये m से ये m कैंसिल हो जाएगा, तो जो G इफेक्टिव आया ये आ गया G माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। तो आपके काम का ये फार्मूला है। ठीक, कैलकुलेशन जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस फार्मूले में हमें दिख रहा है कि पृथ्वी के रोटेशन का प्रभाव जी के ऊपर किस प्रकार से पड़ रहा है ना। तो जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा के सूत्र से हम उस इफेक्ट को जो है बता सकते हैं कि बढ़ेगा कि घटेगा कि क्या होगा। ठीक, जहां पर ये जी क्या है, अर्थ के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है। ठीक है, अब दो स्पेशल केस की अगर हम बात करें, जैसे अगर मैं बात करूं एट द पोल, चित्र में अगर आप देखें तो पोल पर जो एंगल होगा, ये एंगल वो 90 डिग्री हो जाएगा। जैसे ही आप पोल पर पहुंचोगे, पोल वाली लाइन ये है, तो ये पॉइंट अगर पोल पर ले लिया जाए तो हमारा जो ये लैटिट्यूड है यानी कि लैम्डा है वो जो है 90 डिग्री हो जाएगा। तो पोल पर जो है लैम्डा का मान जो है 90 डिग्री होता है। ठीक, अब अगर आप इस सूत्र में रख दें लैम्डा की जगह पर 90 डिग्री, तो यहां पर cos 90 जीरो हो जाएगा, यानी कि जो है जी इफेक्टिव का जो मान आएगा वो जी के बराबर आएगा। इसका मतलब कि यहां पर ये ओमेगा से इंडिपेंडेंट हो गया, स्वतंत्र हो गया, यानी कि जो है पोल पर पृथ्वी के रोटेशन का कोई भी इफेक्ट जो है गुरुत्वीय त्वरण पर नहीं पड़ता। ठीक, तो यहां पर इसे मैं लिख दे रहा हूं एट पोल। ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन का कोई भी प्रभाव इसके गुरुत्वीय त्वरण पर नहीं पड़ता। तो पृथ्वी, इसे हिंदी में लिख रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एट पोल पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव इसके गुरुत्वीय त्वरण पर नहीं पड़ता। ठीक, इसे याद रखिए। पोल पर जो है पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण उसके घूमने की वजह से चेंज नहीं होता। ठीक, पृथ्वी चाहे घूमे चाहे रुक जाए, व्हाटएवर कुछ भी करे पृथ्वी, इसके त्वरण का मान जो है पोल के पोजीशन पर जो है हमेशा एक ही प्राप्त होगा। ठीक, इसीलिए यहां पर हमने लिख दिया। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, इस सूत्र से। और एट इक्वेटर की बात करें, एट द इक्वेटर, तो वहां पर लैम्डा का मान 0 होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक, ये दोनों टर्म्स याद रखिएगा। चित्र में आप देखें तो आपको दिखेगा भी, अगर हम इक्वेटर के पॉइंट पर आ जाएं तो आप देखेंगे कि ये जो लैटिट्यूड है यानी लैम्डा का मान है वो 0 डिग्री हो जाएगा। और लैम्डा की वैल्यू अगर 0 डिग्री हो जाएगा तो cos 0 का मान कितना होता है, 1। तो आप यहां पर जो है 1 रख देंगे, तो जो जी इफेक्टिव आएगा ये आ गया जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर। ठीक, ये
इक्वेटर पर जो है जी का मान है, जहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा इसके अर्थ रोटेशन का। तो इसे भी यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, एट इक्वेटर पृथ्वी के घूर्णन का सबसे ज्यादा प्रभाव इसके गुरुत्वीय त्वरण पर पड़ता है। ठीक, तो पृथ्वी के घूर्णन का सबसे ज्यादा प्रभाव इसके गुरुत्वीय त्वरण पर पड़ता है, इसके गुरुत्वीय त्वरण पर पड़ता है। तो ये दो हमारे थ्योरेटिकल पॉइंट हो गए जो कि पूछे जाने की संभावना रहती है, तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। पहली बात मैंने ये बताई कि पृथ्वी के घूर्णन का इफेक्ट जो है, रोटेशन का इफेक्ट जो है, इसके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर पोल पर बिल्कुल भी नहीं पड़ता, जीरो होता है, नहीं पड़ता है। और इक्वेटर पर जो है सबसे ज्यादा पड़ता है। कितना पड़ता है? वो एक सूत्र आ गया, G माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर। ठीक, अब अगर मान लीजिए आपसे हम पूछें कि व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ रोटेशन, पृथ्वी के घूमने की स्पीड कितनी हो, यानी ओमेगा का मान पूछ रहा है। ठीक, सच दैट मैन एट इक्वेटर फील वेटलेस। तो ये एक बहुत ही कॉमन सा सवाल है, अक्सर पूछा भी जाता है और आप जानते भी होंगे इसका आंसर, कि इक्वेटर पर कोई आदमी अगर हो तो वो आदमी अपने को भारहीन समझने लगे, यानी उसका भार वहां पर शून्य हो जाए। ठीक है ना? तो पृथ्वी का एंगुलर स्पीड कितना होना चाहिए? तो आप इसी फार्मूले को लगाएंगे। ये जो फार्मूला है इक्वेटर के लिए ही है, ये फार्मूला जी इफेक्टिव बराबर G माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर। अगर यही G इफेक्टिव जीरो हो जाए, हम सब लोग जानते हैं किसी भी वस्तु का जो भार होता है वो उस वस्तु का मास और उस जगह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान का प्रोडक्ट होता है, तो m इंटू जी लिखते हैं। तो इक्वेटर पर गुरुत्वीय त्वरण जो है G माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है ना? अब इसी में अगर हम उसके मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस वस्तु का क्या हो जाएगा? भार हो जाएगा। अब बोला जा रहा है कि वो भार क्या हो जाए? शून्य हो जाए। तो उस भार को शून्य होने के लिए मास तो शून्य हो नहीं सकता, तो क्या शून्य होना पड़ेगा? उस जगह की ग्रेविटी, यानी जी इफेक्टिव का मान जो है हमें उस जगह पर जीरो करना होगा। ठीक है ना? तो आप जी इफेक्टिव को जीरो कर दो इक्वेटर पर, तो इस सवाल का आंसर मिल जाएगा। तो यहां लिख लीजिए, एट इक्वेटर जी इफेक्टिव बराबर G माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर होता है, और इसी को हमें जो है वहां पर क्या कर देना है? जीरो। ठीक, तो फॉर वेटलेस, कोई आदमी वहां पर वेटलेस फील करे तो उसके लिए जी इफेक्टिव जो है हमें जीरो करना है, यानी ये वाली वैल्यू जीरो करनी है। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो ओमेगा का मान आएगा अंडर रूट जी बाई आर ई। ठीक, ये हमारे अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ, ठीक है, जिस भी दिन अर्थ इस एंगुलर वेलोसिटी से घूमने लगेगी उस दिन इक्वेटर पर रहने वाले लोगों का वेट जो है ना शून्य हो जाएगा। वो अपने आप को वेटलेस फील करेंगे, बिल्कुल वो बैलून के जैसे हवा में फ्लोट करने लगेंगे। बट आपको डरने की जरूरत नहीं है, अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी इतनी फिलहाल है नहीं। ये तो मैं तब की बात कर रहा हूं जब इतना हो जाए। मान लो भविष्य में जो है कुछ ऐसा क्लाइमेट में ड्रामेटिक चेंजेस आ जाएं, है ना, बहुत सारे
प्लैनेट्स आपस में कोलिजन वगैरह करने लगे, ठीक है ना, टक्कर हो जाए, एक बहुत बड़ा विस्फोट हो जाए हमारे जो है यूनिवर्स में, तो उसकी वजह से अर्थ की एंगुलर स्पीड पर चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये सब कल्पनाओं की बातें हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि अर्थ ने अपनी एंगुलर स्पीड इतनी बदल ली, तब तो ये तय है कि इक्वेटर पर रहने वाले लोग सब हवा में बैलून के जैसे उड़ने लगेंगे, क्योंकि सबका वेट जो है वहां पर 0 हो जाएगा। और अर्थ का टाइम पीरियड भी हम चाहें तो निकाल सकते हैं। अर्थ का टाइम पीरियड 2π/ω हम लोग पढ़ते हैं, तो आप 2π/ω का मान ये निकाले हो तो ये आ जाएगा √g/re, और इसको ऐसे लिखेंगे 2π√re/g, ठीक है। और इसका मान जो होगा वो लगभग जो है 1.4 आवर के आसपास आता है। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये लगभग जो है 1.4 आवर के आसपास आएगा, यानी 1.5 घंटे से भी कम का समय है। ध्यान दीजिए, ये एंगुलर स्पीड बहुत लार्ज हो जाएगी, टाइम पीरियड क्या हो गया, बहुत स्मॉल हो गया। कितना हो गया, 1.4 आवर। सोचिए अभी जो है हमारी अर्थ कितने समय में पूरा एक चक्कर लगा रही है, 24 घंटे में। तब जो है वो कितने समय में चक्कर लगाने लगेगी, लगभग 1.5 घंटे में, 1.5 घंटे से भी कम के समय में। तो सोचिए कि अगर अर्थ हमारी जो है 1.4 आवर में पूरा एक चक्कर लगाने लगे, मतलब इतने समय में दिन और रात दोनों कंप्लीट होने लगेंगे, तो कितनी तेजी से जो है ये पृथ्वी घूमने लगी होगी। और जब ऐसा होगा तब जो है इक्वेटर पर रहने वाले लोगों का वेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो आप ये डेटा भी याद रखिएगा, डेटा वाइज भी सवाल पूछ सकता है। तो ये इस हमारे पर्टिकुलर सवाल का क्या हो गया, आंसर, ठीक। तो अब जाकर के हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण का फोर्स और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की कंप्लीट स्टडी कर ली है, और इस पर बेस्ड जो है सवालों की प्रैक्टिस जो है आप लोग करें। असाइनमेंट्स वगैरह जो है आपको मिलेगा, तो उसमें जो है आप देखेंगे कि इसी से बेस्ड जो है क्वेश्चंस रखे गए हैं, उनको अटेम्प्ट करेंगे। आगे हम लोग टॉपिक को बढ़ा लेते हैं, जिसमें अब हम लोग पढ़ेंगे एस्केप वेलोसिटी के बारे में, ठीक है, और ऑर्बिटल वेलोसिटी वगैरह के बारे में। तो पहले मैं आपको यहां पर बात करने वाला हूं एस्केप वेलोसिटी, ठीक। चलिए, अच्छा चलिए, एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करने से पहले जो है मैं प्लैनेट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। केपलर साहब ने जो है प्लैनेट के मोशन से संबंधित जो है कुछ नियम बताए थे, तो नियमों को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद जो है उनका इस्तेमाल करते हुए जो है हम लोग ऑर्बिटल स्पीड और जो है एस्केप वेलोसिटी की बात करेंगे। ग्रेविटेशन के टॉपिक में आपके सिलेबस में, LT कैडेट के सिलेबस में सिर्फ इतना ही डिस्कशन करना है, ठीक। तो आइए प्लैनेट्स के मोशन की बात करते हैं। तो केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, प्लैनेट्स के मोशन से संबंधित केपलर के नियम। किसके मोशन से संबंधित, प्लैनेट्स, ठीक है ना। आप जानते हैं कि कुल 8 प्लैनेट्स हैं। पहले हम लोग जो है प्लूटो को भी प्लैनेट्स की कैटेगरी में रखते थे, बट जो है अब हम लोग प्लूटो को जो है प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिए हैं। अब हम ये मानते हैं कि प्लूटो जो है एक प्लैनेट नहीं है। प्लैनेट मतलब ग्रह, ठीक है ना। तो ग्रहों से संबंधित जो है हम नियम की बात करने वाले हैं, जिसमें ये हमारी पृथ्वी भी जो है एक प्रकार की ग्रह है, ठीक है, प्लैनेट्स हैं, तो इनकी बात करेंगे, ठीक। तो प्लैनेट ने जो है ग्रहों से संबंधित कुल 3 नियम दिए थे। उन नियमों को पहले समझ लेते हैं, यहां से भी सवाल आते हैं। पहला जो नियम रखा गया था उसे बोला गया था लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट का मतलब कक्षा का नियम या कक्षीय नियम, इसे हिंदी में बोलते हैं कक्षीय नियम, ठीक। इस नियम में जो है केपलर साहब ने यह बताया कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, सारे प्लैनेट्स जो हैं सन के चारों ओर
एलिप्टिकल पाथ पर जो है घूमते हैं। कौन से पाथ पर घूमते हैं? एलिप्टिकल। इलिप्स को हम दीर्घ वृत्ताकार पाथ बोलते हैं। ठीक, तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन है ना, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल पाथ। एलिप्टिकल को हम बोलते हैं दीर्घ वृत्ताकार। ठीक, तो एलिप्टिकल पाथ यानी दीर्घ वृत्ताकार पाथ पर जो है सभी सन के चारों ओर घूमते हैं। जितने भी प्लैनेट्स हैं, सारे के सारे प्लैनेट्स जो हैं सूरज के चारों ओर जो है दीर्घ वृत्ताकार पाथ पर घूमते हैं। हमारी पृथ्वी भी जो है सूरज के चारों ओर इसी दीर्घ वृत्ताकार पाथ पर घूमेगी। सबके पाथ अलग अलग होंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि सारे जो हैं प्लैनेट्स, ग्रह एक ही दीर्घ वृत्ता पाथ पर घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा अगर होगा तो टक्कर उक्कर होने लगेगी। ठीक, तो सबके अपने अपने अलग अलग पाथ हैं, लेकिन वो जो भी पाथ हैं वो सब एलिप्टिकल हैं, दीर्घवृत्ता पाथ है। और एक और बड़ी बात बताई थी इसी लॉ में कि जो हमारा सन है वो सन उसी दीर्घवृत्ताकार के फोकस पर फिक्स होता है। और अगर आपने थोड़ी बहुत स्टडी की होगी एलिप्स के बारे में तो आपको पता होगा कि जो है एलिप्स में दो फोकस होते हैं। ठीक है ना, किसी भी इलिप्टिकल पाथ में दो फोकस डिफाइन किए गए हैं। इसकी पूरी अपनी एक मैथमेटिक्स ही है, तो मैं इसकी मैथमेटिक्स पर फिलहाल नहीं जा रहा हूं, अपने सिर्फ नियम को समझेंगे और इससे रिलेटेड सवालों को करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो यहां पर उसे लिख लेंगे, सच दैट सन इज फिक्स एट वन फोकस ऑफ एलिप्स। ठीक, किसी भी एलिप्स में, किसी भी दीर्घवृत्ताकार पाथ में दो फोकस होते हैं, एक फोकस नहीं, दो फोकस। तो ये हमारा सन उन्हीं दो में से किसी भी एक फोकस पर रहेगा। ठीक, तो फिक्स एट वन फोकस ऑफ एलिप्स। अभी चित्र बना करके दिखाएंगे तो आपको थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक, दूसरा नियम जो था उस नियम को आप लिख लें, फिर उसके बाद इसको समझाते हैं। ठीक, तो दूसरे नियम में इन्होंने बोला था, इसका नाम रखा गया लॉ ऑफ एरिया। इस नियम का नाम रखा गया लॉ ऑफ एरिया, क्षेत्रफल का नियम। इसे हम क्षेत्रफल का नियम बोलते हैं। अब ये नियम क्या कहता है वो सुनिए। इस नियम में केपलर साहब ने यह बताया कि ये जो हमारा प्लेनेट है सन के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पाथ पर घूम रहा है और सन उसके किसी एक फोकस पर फिक्स है। ठीक है ना, तो सन और प्लेनेट को मिलाने वाली लाइन को जो है रेडियल लाइन बोला गया, और इसी रेडियल लाइन के द्वारा जो एरिया स्वेप्ट हो रहा था, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वेप्ट हो रहा था। तो इसको स्टेटमेंट में लिख लें आप, तो एरिया स्वेप्ट बाई, स्वेप्ट का मतलब घूमना। ठीक है ना, जितना एरिया कवर हो रहा है। ठीक, जैसे आप बोलते हो स्वेप्ट बेसिकली स्वीपर से आया है, तो जितना आप स्वीप कर रहे हो, घूम रहे हो, ठीक है ना, उसको स्वेप्ट बोल रहे हैं। तो एरिया स्वेप्ट बाई रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर। अब ये रेडियस वेक्टर क्या है उसे आप ब्रैकेट में लिख लें, लाइन ज्वाइनिंग टू सन एंड प्लैनेट। ठीक, आप सन को प्लैनेट से मिला दो तो जो लाइन बनेगी उसी लाइन को हम बोलते हैं रेडियस वेक्टर। ठीक, उसी के द्वारा जो एरिया स्वेप्ट होगा, तो एरिया स्वेप्ट बाय रेडियस वेक्टर इन इक्वल टाइम इज इक्वल।
बराबर समय में बराबर अमाउंट के एरिया जो है ये कवर करेगा। ऐसा जो है हमारे प्लेनेट का मोशन होता है सन के चारों ओर। ठीक है, मैथमेटिकली इसको हम लोग लिखते हैं डी ए बाई डी टी। डी ए एरिया है और डी टी क्या है, टाइम है। तो ये जो है कांस्टेंट होगा, ठीक है ना, ये नियत होता है, ये मैथमेटिकल फॉर्म है। और इसी को जो है हम बोलते हैं एरियल वेलोसिटी। इसी को हम एरियल वेलोसिटी भी बोलते हैं, क्षेत्रीय वेग जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, किसी भी प्लैनेट का ये क्षेत्रफलीय वेग कहलाता है, या सिंपली क्षेत्रीय वेग बोलते हैं। इंग्लिश में इसको एरियल वेलोसिटी बोलते हैं, डी ए बाई डी टी, एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट। और ये कांस्टेंट होता है, चाहे आप ये स्टेटमेंट बोल दो, चाहे आप मैथमेटिकली सिर्फ इतना बोल दो, डी ए बाई डी टी इज कांस्टेंट। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया। ठीक है ना। तीसरा नियम जो दिया वो तीसरा नियम था, इसे नाम रखा गया लॉ ऑफ टाइम पीरियड। लॉ ऑफ टाइम पीरियड। ठीक, टाइम पीरियड, आवर्त काल का नियम, हिंदी में इसको बोलते हैं आवर्त काल का नियम। अब जैसा कि पहले लॉ में क्या बताया गया कि ये जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों ओर जो है दीर्घवृत्ताकार पाथ पर घूमते रहते हैं, है ना। तो यहां पर जो है पूरा एक चक्कर लगाने में जो समय लगा होगा उसी समय को जो है हम आवर्तकाल बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक, तो बार बार जो है वो चक्कर लगाएगा, ऐसा नहीं कि बस एक ही बार चक्कर लगाएगा, आजीवन तक जो है हमारा प्लैनेट सन के चारों ओर एक फिक्स टाइम इंटरवल में घूमता रहता है। और इसी टाइम इंटरवल में को हम बोलते हैं टाइम पीरियड, जिसमें वो पूरा एक चक्कर लगा चुका होता है। ठीक, तो इसे हम आवर्तकाल का नियम बोलेंगे। और इस नियम में इन्होंने ये बताया था कि टाइम पीरियड टू रिवॉल्व वन रोटेशन अराउंड द सन। ठीक है, is directly proportional to a to the power 3 by 2, a to the power 3 by 2, जहां पर a जो है इसे हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस लेंथ ऑफ एलिप्टिकल पाथ। एलिप्टिकल पाथ का ये सेमी मेजर एक्सिस लेंथ कहलाता है। ठीक, इसे याद रखिएगा। तो हमारा जो रिजल्ट है, अगर ये टाइम पीरियड है प्रोपोर्शन टू ए के पावर 3 बाई 2, तो आप इधर स्क्वायर कर देंगे तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए के पावर क्यूब आ जाएगा। ठीक, तो मैथमेटिकली जो है आप ये याद रखेंगे। तो तीनों लॉ का स्टेटमेंट जो है मैंने आपके सामने यहां पर बताया। ये केपलर के 3 नियम हैं प्लैनेट्स के गति के संबंधित। अब इसको अगर चित्र में मैं आपको बना करके दिखाऊं तो उसे समझने की कोशिश करिएगा। इसी चित्र में मैं तीनों नियम के बारे में डिस्कशन करने चल रहा हूं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये एक एलिप्स है। एलिप्स बेसिकली सर्कल को आप थोड़ा सा दबा दीजिए तो जो चित्र बनता है उसे एलिप्स का फिगर बोलते हैं। तो ऐसा जो है चित्र एलिप्स का होता है, इसे एलिप्स बोलते हैं। और ये एलिप्स का केंद्र कहलाता है, मिडिल पॉइंट। ठीक, ये वाली जो लाइन होती है
इस लाइन को हम बोलते हैं मेजर एक्सिस, और ये वाली जो लाइन होती है इसे हम बोलते हैं माइनर एक्सिस। तो इसे हम बोलते हैं माइनर एक्सिस। ठीक, ये हमारी एलिप्स है। चलिए, मेजर एक्सिस को अगर हम एक्स एक्सिस का नाम दे दें और माइनर एक्सिस को हम वाई एक्सिस का नाम दे दें और सेंटर को हम जो है एक्स और वाई का ओरिजिन मान लें, तो हमारे इस इलिप्स की जो इक्वेशन होती है वो इक्वेशन कुछ ऐसे लिखी जाती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। ये समीकरण है, इलिप्स के समीकरण है ये, जहां पर ए और बी बराबर नहीं होंगे, ए इज नॉट इक्वल टू बी। यहां से लेकर के यहां तक की जो लेंथ होगी उसे हम ए बोलेंगे, और ये माइनस ए का कोऑर्डिनेट है, और ये बी का कोऑर्डिनेट है, और ये माइनस बी का कोऑर्डिनेट है। ठीक, दो फोकस की बात मैंने बताई। दो फोकस क्या होते हैं? तो वो दोनों फोकस हमेशा मेजर एक्सिस लेंथ पर होते हैं और केंद्र से जो है बराबर दूरी पर, एक उधर होगा तो एक इधर होगा। तो एक फोकस यहां पर होगा जिसके कोऑर्डिनेट हम ए ई कॉमा 0 लेते हैं, S1 मान लिया, और एक फोकस यहां होगा S2 जिसके कोऑर्डिनेट माइनस ए ई कॉमा 0 लिया जाता है। जहां पर ये जो ई है इसे हम हिंदी में उत्केंद्रता बोलते हैं, इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। थोड़ी सी मैथ चल रही है यहां पर, इसलिए आपको इसे याद रख के चलना पड़ेगा। और इसका जो मान होता है वो हमेशा 1 से कम होता है, ई का मान 1 से कम होता है। तो ये S1 और S2 जो है वो फोकस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फोकस। हमारे एलिप्स के जो है ये फोकस हैं, इसे हम एलिप्स का फोकस बोलते हैं। अब आइए उन नियमों को समझ लेते हैं। अब ये एक इलिप्टिकल पाथ हो गया, S1 और S2 जो है फोकस हो गए हैं जिनके ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं। पहले लॉ में ये बोला गया था कि हमारा जो कोई भी प्लेनेट होगा वो ऐसे ही किसी इलिप्टिकल पाथ पर घूम रहा होगा, या तो क्लॉकवाइज में घूम रहा होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा होगा। तो चलिए मान लिया कि ये एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, ये प्लेनेट है, और सन की जो पोजीशन होगी या तो S1 पर होगी या तो फिर S2 पर होगी, दोनों में से किसी एक जगह ही हो सकती है। तो चलिए मान लिया कि वो S2 पर है, तो सन जो है यहां पर है, इस फोकस पर है, और इसी के चारों ओर जो है ये इस पाथ के ऊपर प्लेनेट घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ऐसे घूमेगा सन के अबाउट। सन यहीं पर फिक्स है। ठीक, दिस इज द फर्स्ट लॉ। पहले नियम में केपलर साहब ने यही बताया था कि हमारा जो सन है एलिप्स के इन दो में से किसी एक फोकस पर फिक्स रहेगा, और जो प्लैनेट्स होगा वो प्लैनेट जो है, ये पी मान लिया, पी प्लैनेट है, ठीक है, तो वो इसी इलिप्टिकल पाथ पर इसके चारों ओर घूम रहा होगा। दिस इज द फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ में उन्होंने ये बताया, जिसको हम लॉ ऑफ एरिया बोलते हैं, कि इक्वल टाइम में इक्वल एरिया घूमेगा। कौन? रेडियस वेक्टर। तो जैसे मान लो कि प्लैनेट अगर यहां पर है और सन तो यहीं पर रहेगा, तो सन को प्लैनेट से मिला दें, तो ये जो वेक्टर मिला इसे रेडियस वेक्टर बोलेंगे। अब प्लैनेट यहां से चल करके यहां पर आया होगा तो रेडियस वेक्टर जो है ऐसे हो गया होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये रेडियस वेक्टर इतनी एरिया जो है कवर करके पहुंचा है। ये एरिया अगर हम मान लें कि A1 है और यहां से यहां तक जाने में समय जो है T1 है, अगर हमारा प्लैनेट यहां से चल करके यहां तक गया, कितना समय लगा? T1 का। और इसकी एरिया कितनी कवर हुई इस रेडियस वेक्टर के द्वारा? A1 है। ठीक, ये मान लिया। ऐसे ही मान लिया किसी समय प्लैनेट यहां पर था तो रेडियस वेक्टर ये, और यहां से चल करके प्लैनेट यहां पर आ गया तो रेडियस वेक्टर ऐसे हो गया। यहां तक आने में समय अगर T2 लिया
तो जो एरिया शिफ्ट हो रहा है वो ये, मान लिया ये एरिया A2 है। दो अलग अलग जगह पर हमने ये एरिया लिखा। एक तो यहां से लेकर के यहां तक जाने में समय T1 एरिया A1, और दूसरा यहां से यहां तक जाने में समय T2 और एरिया A2। तो सेकंड लॉ में ये बोला गया कि अगर ये T1 और T2 इक्वल हो, जितना समय यहां से यहां तक जाने में लग रहा है उतना ही समय अगर यहां से यहां तक जाने में ले रहा है, तो फिर ये दोनों एरिया भी बराबर होनी चाहिए। यही है हमारा सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग अगर T1 बराबर T2 तभी हम बोलेंगे A1 बराबर A2 होगा, अदरवाइज नहीं। तो ये सेकंड लॉ है। ठीक, तो दोनों लॉ आपको डायग्राम में साफ साफ दिखाई पड़ गए होंगे। गुड। अब थर्ड लॉ में जो हम लॉ ऑफ टाइम पीरियड बोलते हैं उसके बारे में इन्होंने यह बताया कि पूरा एक चक्कर लगाने में, ये पूरा एक चक्कर लगाने में जो समय लगा होगा उस समय का स्क्वायर कर दिया जाए, तो पाया जाता है कि इस इलिप्स की मेजर एक्सिस लेंथ, सेमी मेजर एक्सिस लेंथ, ए को हम क्या बोलेंगे, सेमी मेजर एक्सिस लेंथ, यहां से लेकर के यहां तक की पूरी लेंथ मेजर एक्सिस लेंथ कहलाएगी, और उसका आधा कर दोगे तो वो ए के बराबर हो जाएगा, उसके क्यूब के प्रोपोर्शन में होगा। तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ये हमारा थर्ड लॉ है। ठीक, तो ये आ गया केपलर का नियम। जो तीनों नियम आपके सामने हमने रखे हैं वो ये है। बहुत डिटेल में इसके बारे में आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे ये लॉज पर ही जो है वो थ्योरेटिकल सवाल बनाएगा, जो कि आपको लॉज को जानना है और इससे जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स बन सकते हैं उसके आंसर्स करने हैं। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लें। और अब हम लोग आते हैं इस केपलर के लॉ को पढ़ने के बाद अपने एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल स्पीड के ऊपर। चलिए हेडिंग डालिए, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी को हम बोलते हैं पलायन वेग। पलायन वेग, इसका मतलब क्या है आप सुन लें ऐसे। ये वह कम से कम स्पीड होती है जिसको अगर किसी पार्टिकल को दे दिया जाए तो वो पार्टिकल जो है इन्फिनिटी पर, जस्ट इन्फिनिटी पर पहुंच जाए, मतलब दोबारा जो है वो लौट करके उस जगह पर न आए। ऐसे कम से कम वेग को हम क्या बोलते हैं, पलायन वेग बोलते हैं। तो इसको लिख दे रहे हैं, escape velocity at a position, किसी जगह की ये escape velocity होती है, ध्यान रखिएगा अलग अलग जगह पर ये escape velocity अलग अलग होती है। ठीक, तो escape velocity at a position is minimum velocity given to a particle, किसी भी पार्टिकल को कम से कम वह वेग जो दिया जाए such that particle just reach at infinity, मतलब इन्फिनिटी पर पहुंच करके उसका वेग शून्य हो जाए, जस्ट वो अनंत पर पहुंच जाए, है ना। जैसे इस मेरे हाथ में जो पेन है, इस जगह पर हम कम से कम इतनी स्पीड से इसको फेंक दें कि हमारा ये जो पेन है वो कहां पहुंच जाए, अनंत पर, वहां पर जाकर के रुके, उसके पहले ये ना रुके। तो जिस स्पीड से हम फेंके होंगे उसी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, और ये अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ये डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन से इंडिपेंडेंट होती है, मतलब हम मिनिमम स्पीड
इधर देकर फेंके या ऊपर देकर के फेंके या किसी कोण पर फेंके, इससे जो है ये इंडिपेंडेंट है। तो इसे आप बड़े बड़े शब्दों में नोट में लिख लें, इंडिपेंडेंट विथ डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन से ये इंडिपेंडेंट होती है, आप किसी भी दिशा में जो है इसे फेंक सकते हो। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सवाल में पूछ सकता है कि क्या इसके वेलोसिटी जो है डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन पर निर्भर करता है क्या? तो आप बोलेंगे नहीं करता है। चाहे पूरब की दिशा में फेंको, चाहे पश्चिम की दिशा में फेंको, चाहे आप ऊपर फेंको, चाहे जिधर फेंको, ये एस्केप स्पीड का मान जो है वो वही मिलेगा। ठीक, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग होगा। तो चलिए हम लोग यहां पर निकालने चल रहे हैं पृथ्वी की सतह पर एस्केप वेलोसिटी का मान। तो एस्केप वेलोसिटी एट अर्थ सरफेस, पृथ्वी के सतह पर एस्केप स्पीड का मान, इसे हम वीई से डिनोट करेंगे। ठीक है, किससे भी डिनोट कर रहे हैं? वीई से। ई मतलब एस्केप, पलायन वेग के लिए। तो पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान कितना होगा, इसे निकालते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग पृथ्वी को एक यूनिफॉर्म स्फीयर मानते आ रहे हैं, वही अभी भी मानेंगे। तो ये हमारा अर्थ है। ठीक, अर्थ है, इसका मास ME और रेडियस RE हमने ले लिया है और इसे यूनिफॉर्म स्फीयर मान रहे हैं। हमेशा मानिएगा अर्थ को यूनिफॉर्म स्फीयर। ठीक, हम हमेशा मान करके चलेंगे कि हमारी पृथ्वी जो है एक यूनिफॉर्म स्फीयर है, जिसका केंद्र यहां पर है, यहीं पर इसका पूरा मास होगा और इसकी त्रिज्या RE है। इसके सतह पर यहां पर जो है एस्केप स्पीड का मान पता करना है। तो परिभाषा के अनुसार मान लिया कि उस पार्टिकल का मास m है और हमने वो मिनिमम स्पीड जो है VE दे करके इसको फेंका, यही निकालना है ऊपर की ओर। किसी भी दिशा में फेंक लो, दिशा से ये इंडिपेंडेंट है। तो आपकी इच्छा, चाहे हॉरिजॉन्टली फेंको चाहे किसी एंगल पर फेंको, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप वर्टिकली ऊपर फेंक दो और कंडीशन ये है कि ये कम से कम स्पीड है कि ये कहां पर पहुंचे, अनंत पर पहुंचे। अनंत पर पहुंच करके इसका वेग क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तब जो ये स्पीड होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, एस्केप स्पीड। और इसको निकालने के लिए हम लोग एनर्जी का कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि यहां पर जो भी इसके ऊपर फोर्स लग रहे हैं वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारे इस पार्टिकल और अर्थ के बीच में सिर्फ एक ही फोर्स लगेगा और वो है गुरुत्वीय बल। और गुरुत्वीय बल जो है कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इसका मतलब कि यहां पर एनर्जी कंजर्व होगी। तो एनर्जी का कंजर्व कर लो, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी निकालो, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी निकालो और बराबर कर दो। तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी बराबर कर दिए। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी है? एक तो हमारे इस पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी है, हाफ ME VE स्क्वायर। दूसरा, इस पार्टिकल और अर्थ के बीच में एक स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक है, जिसे हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। और इसका सूत्र जो है आपको पता होना चाहिए। दो मास M1 और M2 अगर एक दूसरे से r की दूरी पर हैं तो इनकी जो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है -G_M1M2 अपॉन R स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है ना, इसे आपको याद रखना होगा। ये आपको पढ़ना नहीं है, सिलेबस में नहीं है आपके LT के एग्जाम में।
तो बस ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो -G/m1m2/r², दो पॉइंट मास जिनके बीच की दूरी r है, उनकी ये स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है। ठीक, तो यहां लिख दे रहा हूं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का ये सूत्र है। ठीक, तो चलिए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इतना प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान दीजिएगा मैकेनिकल एनर्जी में दो एनर्जी का योग होता है, एक होता है काइनेटिक एनर्जी और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पार्टिकल के पास 12mve² था, और पार्टिकल और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है re है। पृथ्वी का कुल मास यहां रहेगा केंद्र पर, दोनों के बीच की दूरी re। तो इस सूत्र से जो है स्थितिज ऊर्जा जो है लिख लेंगे, तो -Gmem/re, ये सॉरी स्क्वायर नहीं होता है यहां पर, -Gm1m2/r होता है। तो re बराबर फाइनल मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, जीरो हो गई, अनंत पर पहुंच गया है। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी, अब पार्टिकल यहां पहुंचा है और अर्थ का मास यहां है, बीच की दूरी इनफाइनाइट हो गई है ना, इनफाइनाइट दूरी। तो नीचे इनफाइनाइट आएगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो +0। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो हमें वी का मान मिलेगा। ठीक, और वो आ जाएगा √Gme, ट्वाइस Gme/re। ये m और ये m कैंसिल हो जाएगा, दो को यहां ले आ देना, रूट ले लेना, तो ये आ गया √2Gm/re। ठीक है, इसे हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 Gm/re² इंटू re। और ये जो Gm/re² है वो स्मॉल g हो गया, तो √2Gre। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग ये वैल्यू जो आती है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास आती है। यानी कि पृथ्वी की सतह पर कम से कम इतनी स्पीड अगर दोगे तो वो पार्टिकल जो है अनंत पर पहुंच जाएगा। और ये जो स्पीड आई है वो स्पीड जो है बहुत बड़ी स्पीड है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो इसे नोट कर लें, ये एस्केप स्पीड का फार्मूला है। अगली क्लास में जो है मैं टॉपिक फिनिश करूंगा, जिसमें जितना भी पढ़ाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और एक और आर्टिकल है इसमें ऑर्बिटल स्पीड, उसके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है ना, तो फिर जाकर के टॉपिक आपका कंप्लीट, ऑलमोस्ट ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो एक क्लास इस पर और लगाएंगे कल की क्लास, जिसमें हम इसे कंप्लीट करेंगे विथ क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी के क्वेश्चंस को लेकर के चीजों को आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ओके, थैंक यू वेरी मच।